राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर कर ही रहे होंगे। बिकॉज दोस्तों 2025 में बैक टू बैक इतनी सारी वैकेंसीज आप सभी को देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं आपको एक जॉब तो मिल ही जानी है, बट कहीं ना कहीं के चक्कर में आपके दिमाग में ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला है। बिकॉज दिल और दिमाग में इतने सारे कंफ्यूजन भर भर के आ रहे हैं कि करूँ तो क्या करूँ, किस वैकेंसी की मैं तैयारी करूँ, आरएस की करूँ, आरएस मेंस की करूँ, ईओआरओ की करूँ, पटवार की करूँ, वीडियो की करूँ, या जेल प्रेरी, डिप्टी जेलर या प्रोफेसर असिस्टेंट की मैं करूँ। अब इतना सोचते सोचते फिर एक और वैकेंसी आप सभी को देखने को मिल गई कि मैं अनुदेशक की करूँ, नहीं, मैं ज्योग्राफी अनुदेशक की करूँ, नहीं। तो मतलब बहुत सारी वैकेंसीज आप सभी के दिमाग में चल रही है कि यार मैं किसकी करूँ, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बट सबसे बड़ा और सबसे भारी भरकम वाला एक क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में ये है कि आरएएस प्री की कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देती हूँ कि अभी है ना बहुत सारे पॉल करवाए जा रहे हैं अलग अलग कोचिंग्स में, अलग अलग यूट्यूबर्स के द्वारा, अलग अलग यूट्यूब टीचर्स के द्वारा। आरएएस प्री की कट ऑफ क्या रहेगी, जानो 60 to 65, 70 to 75, 80 to 85 या 90 प्लस। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, क्या आप सभी को लगता है कि ये जो पॉल करवाए जा रहे हैं वो सटीक है। अगर आप सभी को पॉल में क्लिक करने के लिए बताया जाए तो आपके जो स्कोर आ रहे हैं ना, आप उससे कम ही करोगे। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हम अगर हमारे एग्जैक्टली नंबर हम बता देंगे तो क्या पता कट ऑफ इन पॉल को देख के ही आरपीएससी निकालेगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कुछ लोग तो चलते चलते भी पॉल पे क्लिक कर जाते हैं, तो इतना कुछ घबराने वाली जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कट ऑफ हाई, उनके नंबर इसको ज्यादा रहे तो भी वो नीचे वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करके दे। कुछ ऐसे कि मजे लेते लेते यार 100 प्लस वाली पे क्लिक कर जाते। तो मुझे तो नहीं लगता कि बिल्कुल पॉल वाला जो ऑप्शंस है वो सटीकली है, तो इतना मत घबराइए। जिन भी दोस्तों के 75 प्लस स्कोर हो रहे हैं जनरल ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के, वो अच्छी खासी तैयारी अपनी मेंस की स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज हाँ, मानते हैं पेपर मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा हार्ड था पेपर, सीधे से क्वेश्चंस उसमें नहीं आए हैं, बट फिर भी ठीक है यार, इतनी कम भी नहीं जाएगी कि पॉल में दिखा रहे हैं कि 60 चली जाएगी, 70 चलेगी, नहीं इतनी नहीं जाएगी। बट हाँ, 75 वाले स्टूडेंट तो ऑफकोर्स आप प्री मेंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम बिल्कुल भी आप सभी के पास नहीं बचा है कि आप एक एक दिन खराब करके फिर आप मेंस में अच्छा खासा स्कोर करके आरए जैसी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हो। बिकॉज दोस्तों इस एग्जाम में वो कैंडिडेट भी बैठते हैं जो ऑलरेडी मेंस दे चुके हैं, अभी इस बार इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, और वो स्टूडेंट्स भी बैठते हैं जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो उनको compete करने के लिए आपको एक एक दो दो दिन भी खराब करना बहुत गलत दिशा में ही आप सभी को लेकर जाएगा। तो टेंशन में मत आइए। अगर किसी कैंडिडेट के जनरल ओबीसी से है, 75 क्वेश्चंस के तक बन रहे हैं, तो वो अच्छे खासे स्कोर के साथ मेंस की तैयारी कर सकता है। और साथ ही अगर आप पूछोगे एसटी एससी या फिर अदर कोई कैटेगरी है, तो वो 70 तक मान के चलो, जिनके भी 70 तक स्कोर बन रहे हैं वो आराम से मेंस की तैयारी कर सकते हो। और एक क्वेश्चन फिर ये आता है कि मैम अगर कट ऑफ हाई चली गई तो दोस्तों क्या ही नुकसान हो जाएगी। मुझे ये बताओ कि आप और मैं जो भी स्टूडेंट्स आरएस की तैयारी करते हैं, उनका प्री हो मतलब कि इस बार नहीं हुआ और उनको ये लग रहा है कि हमने तो मेंस का कोर्स भी ले लिया और मेंस की तैयारी भी हम कर रहे हैं, बट हमें समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, पैसे हमारे वेस्ट हो। तो दोस्तों आप सभी बताओ कि नोटिफिकेशन आने के बाद में हम आरएस प्री की तैयारी करने लगते हैं, आपने पर्टिकुलर मेंस के लिए टाइम कब निकाला? नहीं निकाला ना। तो इस बार है ना, ये हमेशा ना यही होता है कि स्टूडेंट है ना प्री में निकल जाता है, मेंस तक जाते जाते फिर वो बैक वापस आना पड़ता है उसको, उसका मेंस क्लियर नहीं हो पाता। ये यही रीजन है कि हम प्री तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के क्वालिफाई कर लेते हैं, बट हमारे पास मेंस को क्वालिफाई करने के लिए और 3 से 3.5 महीने बचते हैं, उसमें हमारा नहीं हो पाता है। क्योंकि नॉर्मल तरीके से भी अगर हम आरएस के सिलेबस को पढ़ते हैं तो 6 महीने प्लस ही हमें लगते हैं। तो आप सभी 3-3.5 महीने में तो इतना इजीली नहीं निकाल पाते। फिर वो बहुत महारथी होते हैं जो 3-3.5 महीने में आरएस प्री के पेपर को निकाल लेते। तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर आपका 70 स्कोर होने के बाद आपने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप आराम से, मेरे हिसाब से तो 70 प्लस अदर कैटेगरी वाले और ओबीसी जनरल वाले 75 प्लस अगर उनकी स्कोर आ रहे हैं तो वो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अपन बात करें कि प्री हमारा हो ही नहीं रहा है, कि हम तो 70
70 से भी नीचे हैं और उनको सिर्फ पर्टिकुलर उनका एक ही ड्रीम है कि हमें तो अगर पोस्ट लेनी है तो RAS पोस्ट ही लेनी है। तो दोस्तों मैं आप सभी को यही कहूँगी कि अगर आप पर्टिकुलर RAS की ही एग्ज़ाम देते हो या आपका ड्रीम सिर्फ वही एक ही, आपको अदर कोई एग्ज़ाम ही नहीं देनी है, तो आप अभी से मेंस की तैयारी स्टार्ट करोगे। क्योंकि अभी मेंस की तैयारी स्टार्ट करोगे, अगर आपको रिजल्ट वगैरह देखने के बाद में अगर आपको नवंबर दिसंबर तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, वो नोटिफिकेशन आते ही आप प्री की तैयारी स्टार्ट कर देना, ताकि अगर आपका प्री भी निकलता है ना तो आप अपने 3 से 3.5 महीने में मेंस की तैयारी की रिवीजन के साथ अच्छा खासे तरीके से क्वालिफाई करके आपकी एक ड्रीम पोस्ट प्राप्त कर सकते हो। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको तैयारी तो मेंस की ही करनी है। अब मेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के बार बार मेरे पास क्वेश्चन आते रहते हैं कि मैम प्लीज़ अभी ये बता दीजिए कि RAS मेंस की तैयारी हम कौन सी कोचिंग से करें तो हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें उनके दिल और दिमाग में चल रही है। तो मैं आप सभी को यही बोलूँगी कि दोस्तों कोचिंग तो आपकी चॉइस है कि आपको कहाँ से करनी है कहाँ से नहीं करनी है, बट मैं इतना ज़रूर आप सभी से कहूँगी कि हर बार लास्ट ईयर की अगर मेंस की कट ऑफ अपन देखते हैं तो 800 का अपना पेपर देखने को मिलता है, उसमें से मतलब 262 के आसपास कट ऑफ गई थी। तो ये मान के चलो कि 200 नंबर का जब एक पेपर होता है तो मतलब 2 पेपर की कट ऑफ के बराबर भी मेंस की कट ऑफ नहीं गई है। ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इसमें वो कैंडिडेट भी मेंस देने बैठे थे जिन्होंने सिर्फ पर्टिकुलर प्री की तैयारी की थी और मेंस की वो तैयारी ही नहीं कर पाए थे। ओनली ये सीरियस स्टूडेंट्स की कट ऑफ थी। तो इतनी ही कट ऑफ जाती है। तो मेरे हिसाब से ना अगर आपको मेंस को बहुत अच्छे तरीके से स्कोर करके क्वालिफाई करना है तो थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर को बहुत अच्छे से कवर करके चला। और जो फोर्थ और पेपर है उसमें हिंदी इंग्लिश वाला पोर्शन है वो तो हर एक स्टूडेंट को ऑफकोर्स करना ही है जो RAS की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कवर करना है। और साथ ही अगर मैं आप सभी से बात करूँ कि थर्ड पेपर को करंट अपडेटेड करके बहुत अच्छे से कवर करना है। बाकी इस पर मैं एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में पक्का आपको सभी को एक डिटेल करके वीडियो बना दूंगी कि मेंस में कौन से सब्जेक्ट से कौन सा पेपर आपको पढ़ना है, GS के कौन से पेपर को कौन से किस टाइप से क्या करना है, और ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। बट इतना जरूर कहूंगी थर्ड और फोर्थ पेपर पे ज्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अब एक और बात आप सभी को देखने को मिलती है कि मैम हम EO RO की तैयारी करें, क्योंकि हमने लास्ट टाइम फॉर्म भर रखा था और मैंने पेपर नहीं दिया था, अब मैं पेपर दूंगा, या हमने लास्ट ईयर पेपर फॉर्म भरा था, हमने एग्जाम दी थी, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार फिर से मैं पेपर दूंगा। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं हाँ जो मतलब इस कंफ्यूजन में है कि मतलब EO RO दे या फिर हम रीट दे, पटवार दे, लेवल असिस्टेंट दे, या फिर अदर जो एग्जाम्स है वो हम दें। तो उनके दिमाग में ये चल रहा है कि हम EO RO की कर लेते हैं, फिर उसके बाद में 1.5 महीना बचेगा पटवार की कर लेंगे, फिर 1 से 1.5 महीना बचेगा हम वीडियो की कर लेते। तो ऐसे करते करते दोस्तों जाओगे तो ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जो आप 1.5 महीने में क्रैक कर लोगे। बहुत से वीडियोज देखने को मिलते हैं, मेरे भी चैनल पर आपको देखने को मिलते हैं। बट दोस्तों एक चीज होती है ना कि कोई भी ऐसी एग्जाम नहीं होती कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, आप राजस्थान जीके के बारे में जानते नहीं हो, आप कोई सिलेबस के बारे में नहीं जानते और फिर आप जाके लास्ट 1.5 महीने में पेपर को निकाल लो। क्योंकि देखो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सब लोग बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, बट स्ट्रेटेजी से वही फॉलो करके पेपर क्रैक कर सकता है जिसने ऑलरेडी उस फील्ड में पढ़ाई की हो। जो स्टूडेंट मतलब कि अदर फील्ड से है और वो पहली बार EO RO का सिर्फ किसी ने चलते चलते फॉर्म फिलअप कर दिया और वो ये चाहता है कि नहीं मैं EO RO का फॉर्म तो फिलअप कर रखा, मैं इस बार 1.5 महीने में क्वालिफाई करूँ, 40 डेज में EO RO क्वालिफाई करूँ। सच बात कहूँ, बकवास नहीं करूँगी, फालतू की सीधी सटीक बात कहूँगी, EO RO बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि 40 डेज में यार हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, पार्ट भी कभी देखा ही नहीं है और हम EO RO क्वालिफाई कर लेंगे, तो इस चक्कर में आप अपना पटवार, वीडियो, रीट या अदर जो भी डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी या जो भी आपके एग्जाम्स है, इस चक्कर में उनसे और पीछे रह जाओगे। क्योंकि है ना जो B पार्ट है वो प्रॉपरली डिफरेंट है अदर एग्जाम्स में। इसमें हम माना कि पार्ट A में हर कोई स्टूडेंट स्कोर करके जाएगा, बट जो पार्ट B है ना उसमें वही स्टूडेंट स्कोर कर पाएगा जो लॉ से रिलेटेड है या जिसने पहले पटवार पढ़ रखा है, सॉरी जो EO RO पहले से एग्जाम दे रखी है या पहले से B पार्ट को उन्होंने पढ़ रखा है, वही बंदे इसको निकाल। क्योंकि एक बात बताओ, जो स्टूडेंट लास्ट 2 ईयर से इसी एग्जाम के पीछे
पढ़े, सीटें इतनी ज़्यादा भी नहीं है, बिल्कुल कम सीटें हैं, वो स्कोर करेंगे, या फिर जो प्रॉपरली मतलब कि ईओआरओ को पहली बार ही देख रहे, बस फॉर्म फिल करके हम भूल गए थे, वो स्टूडेंट स्कोर करेंगे। मेरी मानोगे तो सही मायने में है ना, अगर आपके पास अदर ऑप्शन है ईओआरओ को लेके, तो आप अदर ऑप्शंस पे जाइए, क्योंकि ईओआरओ आरपीएससी ने अभी आरएएस में सबक सिखाया है सभी को कि हम किस हद तक जा सकते हैं आप लोगों को फेल करने के लिए। आप समझ सकते हो। तो 40 डेज में ईओआरओ कम सीटों के साथ फाइट करना पॉसिबल नहीं है। मैं अगेन आप सभी को यही चीज बोलूंगी। अब आप ये मत बोलेंगे मैम हम तो ईओआरओ पे आ चुके थे, आप हमें डीमोटिवेट कर रहे हो। डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं एक सीधी सिंपल सी जेन्युइन चीज बता रही हूँ जो सही है, बाकी चॉइस आपकी है। आपको करना है करिए, डेफिनेटली करिए, अपना 100% दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं तो एक सटीक चीज बता रही हूँ ना कि अगर किसी का ड्रीम है कि नहीं मुझे इस ईयर एग्जाम में सिलेक्शन लेके एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना ही है, तो अगर ईओआरओ के अलावा आपने सीईटी दे रखी है तो पटवार में चाहिए 3 महीने अच्छे खासे तरीके से पटवार क्लियर आप सभी की हो जाएगी। बट आप 1.5 महीने इसको दोगे, फिर नहीं यार मेरा ईओआरओ में नहीं बैठ पा रहा है, तो फिर 1.5 महीने में पटवार के इतने बड़े सिलेबस को कैसे कवर कर लोगे। तो इन सब चीजों को देख के ना मुझे ऐसे लगा कि हाँ मैं एक एक को रिप्लाई दूंगी तो इससे बेटर है कि मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से समझा दूं। अगर आपको बुरी लगी तो बात यार सच्ची है, इसमें बुरी लगने वाली क्या ही बात हो सकती है, बट फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा था कि मैं आप सभी को गाइड करती हूँ तो मैं एक जेन्युइन सी चीज बता दूं ताकि मेरे दोस्तों या भाई बहनों का टाइम खराब ना हो, तो इसलिए मुझे लगा तो मैंने आप सभी को बताया। अब आप बोलोगे मैम हम चलो ठीक है आपके बोले ईओआरओ नहीं करते तो हम करें क्या, हमने तो सीईटी दिया नहीं दिया है। तो सीईटी देने वालों के पास तो बेहतर ऑप्शन है पटवार और वीडियो को क्वालिफाई करने का। अगर जिन्होंने सीईटी नहीं दिया है, आपकी जेल ट्रेनी का फॉर्म भरा होगा, डिप्टी जेलर का भरा होगा, चलो आपने वो भी नहीं भरा है क्योंकि आपको पता ही नहीं था, तो एसआई की वैकेंसी आने वाली है। नवंबर के समथिंग आपके एग्जाम लगेंगे, मार्च या अप्रैल में आप सभी को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो एसआई का फॉर्म फिलअप कर लेना। अब आप बोलोगे कि हमारी तो हाइट ही नहीं है एसआई में, तो हम वो भी फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपने किसी भी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी, तो अभी मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स के फॉर्म चल रहे हैं, तो जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी वो फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि नवंबर दिसंबर में उसका पेपर है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी ने ज्योग्राफी फील्ड से या साइंस अदर फील्ड से कर रखी है तो वो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं दोस्तों, इस बार वैकेंसीज बहुत भर भर के आप सभी को दे रखी है, तो अदर वैकेंसीज में घुसने से बेटर है एक सिंगल वैकेंसी को पकड़ो, क्योंकि सीट आपको एक ही चाहिए। तो अलग अलग वैकेंसीज में जाके अलग अलग में सिलेक्शन लेने के बाद में क्या अलग अलग पोस्ट पे जाओगे, नहीं जाओगे ना। तो सीट एक चाहिए, तो एक ही पोस्ट की तैयारी करो, एक ही एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि दिमाग है ना वो एक ही दिशा में चलाओगे तो आप उसमें 100% दे पाओगे। अब आप ये करोगे 40 दिन में ईओआरओ कर लेता हूँ, 40 दिन में पटवार की, 40 दिन वीडियो की, 40 दिन डिप्टी जेलर की, 40 दिन असिस्टेंट प्रोफेसर की, 40 दिन रेट की कर लेता हूँ, तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। सिलेक्शन उसी का होता है जो एक लक्ष्य लेकर चलता है। अलग अलग लक्ष्य को एक साथ एक तीर से नहीं भेज सकते आप सब लोग। तो दिमाग एक ही है तो उसको एक ही जगह में एक ही सीट पे लगाओ। शायद इससे बेटर मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, मेरे से जितना हो पाया मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आप सभी को। और रही बात दोस्तों कोचिंग की, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 जो मेंस वाले स्टूडेंट है पूछते रहते हैं कि मैम हम कहाँ से कोचिंग करें, तो फाइनली मैं बता ही देती हूँ कि दोस्तों हर किसी कोचिंग को आप ज्वाइन करोगे बाद में आपको डिस्टर्बेंस होगा, कोई मतलब नहीं है, डीमोटिवेट होगी अंदर से। तो मेरा मानना तो यही है कि हर कोचिंग, किसी भी कोचिंग का आप बैच लेते हो, मैं नाम नहीं लूँगी, तो हर कोचिंग में है ना चारों पेपर के बेस्ट टीचर आप सभी को नहीं मिलेंगे। किसी एक कोचिंग में आप ले रहे हो कि यार ये टीचर है ना पॉलिटी अच्छी बढ़ाता है, मैं इसमें मेंस का कोर्स ले लेता हूँ, तो दोस्तों उसमें क्या माने हम कि उसमें है ना पेपर जीएस का 2 पेपर अपना बेस्ट पढ़ाते होंगे, पेपर 4 बेस्ट पढ़ाते होंगे, पॉसिबिलिटीज नहीं है ना। तो हर किसी एक कोचिंग को बैच लेने की बजाय आप अलग अलग पेपर के लो ना, कि जैसे मुझे इस जीएस फर्स्ट के लिए मुझे ये टीचर बेस्ट लग रहा है, मैं इसकी कोर्स लेता हूँ, जीएस 2 के लिए मुझे ये लग रहा है, मैं जाके अगर आप बोल रहे हो कि अलग अलग नहीं मिलते, तो दोस्तों अलग अलग मिलते हैं। मेंस के लिए आपको जीएस के चारों पेपर की अलग अलग 4 कोचिंग मिल सकती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मेरे हिसाब से एक कोचिंग में मेंस का कोर्स लेने की बजाय अगर आपको कोर्स लेना ही है तो अलग अलग पेपर के अलग अलग जगह कोचिंग लो, जो टीचर बेस्ट हो।
क्योंकि हर एक चीज़ है ना, हर जगह से है ना अच्छी नहीं मिलेगी। तो एक जगह से एक या दो टीचर आपको बेस्ट मिलेंगे, बाकी अगर आप ये चाहोगे नहीं हमें तो पूरा ही कोर्स बेस्ट है, एक ही जगह से चाहिए, तो वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये सच है ये चीज़। रही बात छोटे छोटे जो सब्जेक्ट होते हैं आरएस मेंस के लिए, तो या अदर भी आप एग्जाम की बात करते हो तो आरबीएससी और एनसीईआरटीज पे पकड़ बनाइए क्योंकि दोस्तों किसी की मेंस की ही बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप राजस्थान की किसी भी वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले अगर 6 to 12 भी नहीं पढ़ पाते ना, 9th 10th कि 8th 9th 10th इन 3 बुक्स पे तो अच्छे से कमांड बना ही लो। मल्टीपल टाइम इनका रिवीजन करते हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की उठा रहे हो पेपर, बट साथ में राजस्थान अध्ययन का रिवीजन चलते रहना चाहिए। रही बात एनसीईआरटीज की, तो एनसीईआरटीज भी बहुत, इन दोनों चीज़ों को कवर करने के बाद फिर आप अपने स्टैंडर्ड्स बुक्स पे, अपने मेन सब्जेक्ट पे, इन पे जाइए तो बहुत अच्छे तरीके से स्कोर करोगे। नेक्स्ट एक और चीज़ आप सभी के दिमाग में चलती रहती है, हम यहाँ से पढ़ लें, हम वहाँ से पढ़ लें, हम ये पढ़ लें, हम वो पढ़ लें। मैं यही कहूँगी कि कोई भी मटेरियल खराब नहीं होता है, कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है। मैं सिर्फ ऑथेंटिक चीज़ों की बात कर रही हूँ, जो गाइड्स आती है मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कोचिंग के नोट्स में आपको पता है कि जैसा टीचर होगा नोट्स वैसे ही आएंगे। तो जैसे किसी का भी एक किट लोगे तो उसमें पर्टिकुलर सारी चीज़ें बेस्ट नहीं मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब जहाँ से जो चीज़ लो ना, वो उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, चाहे आपने कम पढ़ा हो, शॉर्ट पढ़ा हो, बट उसको मल्टीपल टाइम पढ़ा है तो वो बंदा आपसे बेटर स्कोर करके जाएगा। इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में, हर कॉल पे, हर चीज़ में मैं आप सभी को यही चीज़ बोलती रहती हूँ कि राजस्थान अध्ययन, एनसीईआरटीज एंड मल्टीपल टाइम रिविजन्स, ये ही आपकी नैया को पार लगाएंगे। नेक्स्ट एक और चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ, करंट अफेयर्स। यार ओ यार उसकी बुक पढ़ी, करंट अफेयर्स नहीं आया, अब राजस्थान आरएस के एग्जाम में मैंने उसकी पढ़ी, नहीं आया उसकी पढ़ी, क्यों भाई? किसी की भी पढ़ो, बट आप इस शॉर्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स के साथ पढ़ने जाओगे तो वो शॉर्ट ही नंबर दिला के जाएगा ना। तो आप हमेशा से हैबिट डालोगे नहीं मुझे शॉर्टकट चाहिए ही नहीं, मुझे फुल लेंथ चीज़ें चाहिए, तो मंथली बुरी से बुरी, मैं बता रही हूँ कि बुरी से बुरी कोचिंग की, बुरी से बुरी मैगजीन उठा लो, फिर भी अगर आप उस मैगजीन के मंथली पर्टिकुलर एक ही मैगजीन की पढ़ाई करते हो तो आपको स्कोर अच्छा खासा करंट अफेयर्स में भी देखने को मिलेगा। हाँ, आप सबको को ये है कि मैंने उस कोचिंग की पढ़ी नहीं, मैंने उस कोचिंग की पढ़ी नहीं आया, उसकी पढ़ी नहीं है, तो भाई साहब ऐसे तो आप अगर क्रोनोलॉजी का बोल दो कि नहीं इसमें बहुत सारे आते हैं, क्रोनोलॉजी को कि अगर आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट वाली चीज़ें पढ़ोगे तो उसमें भी नहीं आएगा। उसमें भी क्वेश्चन उसी के पास है जिसने मंथली मैगजीन्स पढ़ी है। तो देखो फाइनली मेरा तो इन सब चीज़ों के बाद में इतनी सी ही बात बोलनी है कि कुछ भी पढ़ो, एक लक्ष्य बनाओ, एक मतलब गाइड से पढ़ो या एक ही चीज़ से पढ़ो, बट मल्टीपल टाइम बार पढ़ो। यही आप लोगों के लिए सिलेक्शन दिलाने का एक मंत्र है। आप पूछते रहते हो ना कि यार ये जो सिलेक्शन होने वाले हैं वो कहाँ से निकल के आते हैं, समझ नहीं आता, पेपर सिलेबस के बाहर भी नहीं जाता, सिलेबस के अंदर से भी आता है, फिर भी हमें समझ में नहीं आता कि सिलेक्शन हमारा क्यों नहीं होता, और जिनका सिलेक्शन होता है तो उनका क्यों हो जाता है। ये मंत्र कभी समझ ही नहीं आया, काश हमें ये मंत्र पता लग जाता तो हम सिलेक्शन में सबसे टॉप कर जाते। तो ये यही मंत्र है दोस्तों कि मल्टीपल टाइम रिवीजन। वो क्या करते हैं, कम पढ़ते हैं बट बार बार पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं पर बार बार पढ़ते हैं। कचरा पढ़ने से बेटर है कम पढ़ो और बार बार पढ़ो। आपके मतलब कि 10 बुक आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है कि ये 10 बुक आप पढ़ लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब उस 10 बुक में से वही चीज़ पढ़ो ना कि जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो बाकी जो टॉपिक कचरे में वो क्यों पढ़नी। आप गाइड ला ला के भर लेते हो, क्या मतलब निकलता है जब एक गाइड में से आपको सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने हैं, उस पूरी गाइड में आपको 450 से ज़्यादा पेजेस मिल जाते हैं, पैसे वेस्ट, टाइम वेस्ट। तो सिर्फ वही पढ़ो जो आजकल तो इतनी एआई का ज़माना है यार, इतनी फैसिलिटीज़ है, आपको सिलेबस को लो, यूट्यूब पे उठाओ, यूट्यूब पे टॉपिक को डालो, जिस टीचर का अच्छा लगा उसके नोट्स पे डालिए, नेक्स्ट सिलेबस का टॉपिक लो, यूट्यूब पे जाओ, उठाओ और डालो, खत्म। और क्या चाहिए पढ़ने को। आपके अभी भी जो है ना, सच्ची बता रही हूँ दोस्तों कि अभी भी आप अपने दिमाग को सही दिशा में लेके जाओगे, मतलब 6 महीने में सीट पक्की कर लोगे, माँ बाप का सपना पूरा कर दोगे और खुद बहुत अच्छे रास्ते पे निकल जाओगे। तो टाइम पास करने से
करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आज जो इससे भी बदतर हालत आप सभी की होने वाली है अगर आपने अभी भी खुद को सही दिशा में नहीं किया तो। सही बता रहे। और किसी को ये लग रहा है कि नहीं यार मेरा तो मैं सब कुछ करते जा रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं कमी हो रही है, उस कमी को पहचानो। फेल होके उदास होके बैठ के अपना टाइम वेस्ट करके उस चीज को छोड़ने की बजाय उसी चीज पे दोबारा वर्क करो। जिस चीज की वजह से आप फेल हुए उस पे वर्क करो। और किसी भी एग्जाम को निकालने से सबसे पहले ना उसके स्ट्रॉन्ग, जो आपका स्ट्रॉन्ग चीज है ना उसको स्ट्रॉन्ग करो। यही मूल मंत्र है, इसके अलावा कोई मूल मंत्र नहीं आता है। कोई टीचर कोई इंसान आपको घोल के नहीं पिलाएगा। सोचना समझना आपको पड़ेगा, सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। चाहे आप ऊपर वाली दुकान पे जाके स्टडी कर लो कोचिंग लेके, या नीचे वाली स्टडी कोचिंग कर लो, कहीं भी किसी भी जगह से स्टडी कर लो, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। क्योंकि सिलेक्शन आपको चाहिए, क्योंकि जॉब आपको चाहिए, सपने आपके माँ बाप के हैं, तो सारे काम भी आप ही को करना पड़ेगा। सीरियस हो जाइए, सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो चीज़ें आपकी है वो आप ही के पास रहेगी, जो आपकी नहीं है वो उनको जाने दीजिए, बाद में जाएगी, उससे बेटर है अभी जाने दीजिए। तो नहीं कहूँगी दोस्तों, आने वाली लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट। सीरियस हो जाइए तो आप सभी को अच्छा खासा मतलब कि सिलेक्शन भी देखने को मिलेगा। और आप सभी का टाइम वेस्ट किया तो मैंने उसके लिए सॉरी। टू एक्सप्लेन करके देख लेना, चलता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताने के लिए कमेंट बॉक्स तो मैंने नीचे दे ही रखा है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर दीजिए। और अगर आपको पटवार वीडियो SI या फिर EOR या अदर किसी भी एग्जाम की सिलेक्टेड चीज़ों के साथ सिलेक्टेड टाइम में और सिलेक्टेड टारगेट के साथ स्टडी करनी है तो मैं तो हुई, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए, जिसका लिंक आपको आपके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे आप मुझे मैसेज करके बोलोगे कि मैम हमें आपने जो बताया कितनी हद तक हमें समझ में आया है। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बार आप सभी से मैं मिलने आऊंगी। तब तक के लिए मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। स्टडी करते रहिए और जल्दी से जल्दी अपने माँ पापा का सपना पूरा करिए और मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।